शील प्रभुपाद की 150वीं जयंती पीएम मोदी लेंगे हिस्सा, स्मारक और सिक्का भी करेंगे जारी, देश विदेश से आएंगे वैष्णवाचार्य। विधानसभा सत्र का दिन आज रहेगा बेहद खास, सदन पर 2024-25 बजट पर होगी प्रमुख चर्चा, कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा। कांग्रेस की आज बड़ी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक की अध्यक्षता, ब्लैक और व्हाइट पेपर पर होगी चर्चा, सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। केजरीवाल की 17 फरवरी को कोर्ट में पेशी, ईडी की शिकायत पर भेजा समन, जांच एजेंसी के 5 समन पर पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। संजय सिंह का सांसद पद की शपथ लेने के लिए कोर्ट से मिली मंजूरी, आज और कल पुलिस की मौजूदगी में जाएंगे राज्यसभा। ज्ञानवापी तहखाने मामले में सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष ने पूजा रोकने की मांग की, 4 दिन पहले तत्काल पूजा रोकने से कोर्ट ने किया था इनकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप देख रहे हैं देश के बाद। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से, जहां पर आज राष्ट्रपति सभी राज्यसभा सांसद को देंगे डिनर। यूपी के 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उन्हें फेयरवेल देंगे उपराष्ट्रपति। जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उन्हें राष्ट्रपति फेयरवेल देंगे। अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है कुछ सांसदों का कार्यकाल। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। जिन जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनको फेयरवेल देंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। देश भर के 56 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल हो रहा है खत्म। उपराष्ट्रपति भवन में होगा डिनर कार्यक्रम का आयोजन। तो खबर राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर आज उपराष्ट्रपति सभी राज्यसभा सांसदों को डिनर देंगे। यूपी के 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिन्हें फेयरवेल देंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जिन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उन्हें फेयरवेल देंगे उपराष्ट्रपति। अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है कुछ सांसदों का कार्यकाल। अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है कुछ सांसदों का कार्यकाल। तो वहीं खबर आपको बता दें, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही आज फिर से होगी शुरू। विधानसभा सत्र का दिन आज रहेगा बेहद खास। विधानसभा की कार्यवाही होगी आज फिर से शुरू। सदन में 2024-25 बजट पर होगी प्रमुख चर्चा। विधानसभा की कार्यवाही आज फिर से होगी शुरू। सदन में 24-25 बजट पर होगी प्रमुख चर्चा। सदन में 2024 और 2025 बजट पर प्रमुख चर्चाएं की जाएंगी। कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ भी नजर आएगा। तो अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज विधानसभा का दिन बेहद खास होने वाला है, जिसमें बजट सत्र 2024-25 पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा विपक्ष। कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही आज फिर से शुरू होगी। विधानसभा सत्र का दिन आज बेहद खास बताया जा रहा है। आज बजट सत्र
पर चर्चा की जाएगी। बजट 2024-25 पर प्रमुख चर्चाएं की जाएंगी, जिसमें विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ भी नजर आएगा। कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा, इसलिए आज का दिन बेहद खास भी बताया जा रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि आज बजट सत्र 2024-25 पर चर्चा की जाएगी। पेश हुए बजट पर चर्चा की जाएगी। सदन में 2024-25 बजट पर प्रमुख चर्चा की जाएगी। विधानसभा सत्र का दिन आज होगा बेहद खास। सदन में 2024-25 बजट पर प्रमुख चर्चा की जाएगी। कई अहम मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ भी नजर आएगा। विधानसभा की कार्यवाही आज फिर से होगी शुरू। विधानसभा सत्र का दिन आज रहेगा बेहद खास। सदन में 2024-25 बजट पर होगी प्रमुख चर्चा। विधानसभा की कार्यवाही आज फिर से होगी शुरू। विधानसभा सत्र का दिन आज रहेगा बेहद खास। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जा रहा है कि आज का दिन भी बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि सदन में जो बजट है 2024-25 का, उस पर चर्चा होगी। तो वहीं कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। तो क्या ऐसे अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो यूपी का बजट है उसको लेके आज विधानमंडल सत्र में चर्चा होनी है, और उस क्या बजट किस विभाग को कितना दिया गया है, और किन विभागों ने पहले के जो बजट थे, जो पिछले वर्ष का जो बजट था, उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट में जो बढ़ाया गया था, उसका जो आय व्यय है उससे उसको लेके जो है तमाम जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो यूपी सरकार के तरफ से जो मंत्री और जो नामित किए गए हर विभागों के जो मंत्री हैं, उनको सबको कह दिया गया है कि जो भी क्वेश्चन लगेंगे वो सब पूरी जानकारी के साथ सदन में आएंगे और विपक्ष के हर सवालों का जवाब देंगे। और आज जो बजट पे है कि इन पूरे बजट का जो लगभग 7.36 लाख करोड़ का जो बजट आया है इस वर्ष का, उसमें ये भी देखा जाएगा कौन से बजट किस विभाग में, कौन से बजट जो विभाग हैं, कुछ ऐसे भी विभाग होंगे जिस पे पूरा पैसा खर्चा ही नहीं हुआ होगा या आधे पे भी नहीं खर्चे हुए होंगे, तो उनको लेके कहा जाएगा कि ये जो विभाग में पैसा कहाँ लगा है, कितना खर्चा हुआ, कितने विकास कार्य हुए हैं, कितने जो है कार्य किए गए हैं, उन सब का लेखा जोखा यार सत्ता पक्ष के को देना पड़ेगा। और जो विपक्ष के जो सवाल हैं वो आज बजट पे ही नहीं, तमाम और भी अन्य विधेयक और अपनी मांगों को लेके जो उनको जो विधायक नीति की, अभी कल ये देखिए समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, सचेतक हैं मनोज पांडे, महंगाई और उसका विरोध करते हुए ई रिक्शा से विधानसभा पहुंचे थे। तो जो विधायक नीति में जो महंगाई भत्ता उन लोगों को जो है कम पड़ रहा है, वो भी उसकी भी मांग आज वो सब करेंगे।
तो इन सब चीज़ को लेके जो है सत्ता और विपक्ष के बीच में एक आज जो है हंगामे के आसार आज छठवें जो सत्र का जो बजट सत्र का जो आज जो है वो चर्चा का विषय चर्चा है, उस पे जो है जरूर कुछ न हंगामे के आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल। और कौशलेंद्र, देखा जाए तो यानी कि माना जा रहा है कि बाकी दिन की तरीके आज का भी दिन जो है सदन में बेहद हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी से आएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो विपक्ष के जो क्वेश्चन है, कल ही देखिए करीब 70 सूचनाएं प्राप्त हुई थी। जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो जानकारी दी कि लंच 70 सूचनाएं प्राप्त हुई, लंच से पहले क्वेश्चन जो लगे थे। उसके बाद लंच के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, तो क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले से ही कई क्वेश्चन को जो है उन्होंने पूछा था, ऑनलाइन माध्यम से विधानसभा पटल पे रखा था सवाल को, तो उसके जवाब को देने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब कल देखिए जो माहौल था सत्ता और विपक्ष का, जो विधान मंडल दल के नेता, उसके बाद जो है नेता सदन ने, दोनों के बीच में जो कल कार्रवाई चली, जो है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव ने प्रदेश के पूरे जो है विकास का, चाहे वो औद्योगिक हो या क्राइम हो या बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, इन सब चीज़ों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। फिर नेता सदन ने उसका जवाब दिया। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो आज भी जो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा के लोग और आरएलडी के लोग जो है वहाँ सदन बैठेंगे और अपने क्वेश्चन को लेकर वो सत्ता पक्ष से जरूर सवाल करेंगे, और उनके जो है हर विभाग और जो डाटा कलेक्ट किया गया है, जो विरोधी दल ने सभी अपने विधायकों को जो कहा है कि जो डेटा दिया है, उसी के आधार पर आज कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसे कि आपने भी जानकारी दी, तो वहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए काफी तैयारी से आएगा। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखा जाए तो आज विधानसभा सत्र की कार्यवाही होनी है और आज फिर से जो दिन है वो बेहद हंगामेदार रहने के आसार बताए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र का आज का दिन भी बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा सत्र में आज के दिन 2024-25 बजट पर चर्चा की जाएगी। कई अहम मुद्दे होंगे जिन पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आप देख रहे हैं खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम बता रहे हैं, जहां यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का द्वितीय संस्करण की कर्टेन रेजर सेरेमनी होगी आज, जिसमें परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। औद्योगिक आस्थानों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। ओडीओपी सीपीसी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 9:30 बजे लोक भवन सभागार में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। औद्योगिक स्थानों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। ओडीओपी सीएफसी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज सुबह 9:30 बजे लोक भवन सभागार में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो भी एक है, अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार बनी थी तो आपको याद होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है योजना पे जोर दिया गया था, जिसको लेके कहा गया था कि पहले हर जिले से जो एक उत्पाद है जिसकी विशेषताएं हैं, जो हस्तशिल्पी हैं, जो परंपरागत से देखिए जिले में कई ऐसे लोग हैं जो एक जो है अपने उद्यमी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए एक पहचान बना के सरकार ने पहले जो है जिले लेवल पर उनको जिलाधिकारियों को कहा कि उनको जिला लेवल पे लाइए। उसके बाद जब यहाँ पे एमएसएमई का कार्यक्रम हुआ तो उनको जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में हुआ कि हमारे जो है जो 75 जिले हैं उसमें जो उद्योग हैं, जो सिंगल अपना जो है उत्पाद कर रहे हैं, अपने हाथ से हस्तशिल्पी तमाम जो है कारीगर ऐसे थे जो ऐसी वो
प्रयोग जो वस्तुएं हैं वो बाजार में उतार सकते थे, लेकिन उनको कोई ऐसा बाजार नहीं मिला। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम पे एक जो है योजना लागू की और उस योजना को प्रदेश स्तर फिर देश के स्तर पर, और वही अब है कि जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है, कभी इसको जो है प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो परियोजना है, जो योजना है या जो उद्यमी है, इनको इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जाए और इनकी जो इनका जो प्रदर्शनी होगा उसको लोग देखने के लिए आएंगे। और तमाम ऐसे लोग हैं अफसर जो कि कई बार विदेश गए हैं, जो दौरे पे गए हैं, उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की अपनी योजनाओं को वहाँ लोगों को गिफ्ट में भी दिया है। आपने देखा होगा अभी जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, यूपी इन्वेस्टर समिट था, तो तमाम चीज़ों को देखे अफसरों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का भी अपने जो है प्रचार प्रसार खूब जोर से किया था। अब उसी को लेके आज वो इंटरनेशनल स्तर पे इसका एक जो है शो का आयोजन किया जा रहा है और प्रदर्शनी होगी। उसमें तमाम जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो उद्यमी हैं वो भाग लेंगे और अपने जो है जो उनके प्रोडक्ट हैं उनको जो है उनके बारे में विशेषताएं बताएंगे और जिससे वो मार्केट में उतर सके। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज ओडीओपी एक नई सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें इसका जवाब हम लेंगे आपसे, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर कुछ देर के लिए और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, ब्रेक पर जाने से पहले जानना चाह रहे थे कि यानी कि देखा जाए तो आज ओडीओपी को एक नई उड़ान मिल सकती है, एक नई सफलता मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत की गई थी तो कहीं ना कहीं इससे जितने भी व्यापारी हैं उन्हें भी खासा लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आप उनको व्यापारी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको उद्यमी जो जिले में उद्यम लगा के कम से कम 10-20 लोगों को जो है रोजगार भी दे रहे हैं। उनको पहले जो उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी आप देखी होंगी कि भदोही में जैसे कालीन का कारोबार होता था, इंटरनेशनल लेवल पर होता, यहाँ से जो है सामान बाहर जाता था। लेकिन जब यूपी बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन जिलों के हर जो है उद्यमियों को देखा कि हमारे ज़िले में जो हस्तशिल्पी हैं या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो मार्केट में उतारी जा सकती हैं, जिससे ज़िले में जो अन्य जो रोजगार की समस्या हो दूर हो सकता है। और जो हमारे उद्यम हैं, जो छोटे छोटे उद्यम हैं, इनको अगर प्रोत्साहन एमएसएमई के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिनको जो है सुविधाएं सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलेंगी, तो कहीं न कहीं इनके प्रोडक्ट जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे। आज उसी का नतीजा है कि देश में कई राज्यों में जो अगर बात करें हस्तशिल्पियों के, देखिए जो हथकरघे हैं और तमाम ऐसे कालीन के हैं और जो छोटे छोटे जो कारखाने लोग लगाए हैं, चाहे वो फूड कॉरपोरेशन से हो या चाहे जो है किसी भी विभाग से हो, तो उनको मार्केट में उतारने के लिए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कार्यक्रम किया था कि हमारे उत्तर प्रदेश अगर ये सामान बाहर जाएगा तो उससे उत्तर प्रदेश के उद्यमी और उत्तर प्रदेश सरकार को फायदा होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक इंटरनेशनल शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9:30 बजे लोक भवन में करेंगे। इसके माध्यम से वहाँ कई अफसर और कई विदेशी मेहमान भी जो है जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं उनके बारे में बताया, उद्यमियों के बारे में बताया जाएगा कि इनका ये प्रोडक्ट है, इनको जो है अगर मार्केट में उतारा जा सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा तो कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं जितने भी जिले भर में उद्यमी हैं उन्हें काफी फायदा पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका अतिरिक्त जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और द्वितीय संस्करण की कैटर रेजिडेंट सेरेमनी का आयोजन किया गया है, जिसमें परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर राजधानी में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। राजधानी में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक की अध्यक्षता।
मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। ब्लैक और व्हाइट पेपर पर होगी चर्चा। सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो वहीं सरकार के 10 साल पर कांग्रेस लाएगी ब्लैक पेपर। सरकार के 10 साल पर कांग्रेस लाएगी ब्लैक पेपर। मोदी सरकार के श्वेत पत्र का कांग्रेस देगी जवाब। बैठक में सोनिया गांधी के भी शामिल होने की संभावना। कांग्रेस के बड़े नेताओं को बैठक में बुलाया गया। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। ब्लैक और व्हाइट पेपर पर की जाएगी चर्चा। सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। सरकार के 10 साल पर कांग्रेस लाएगी ब्लैक पेपर। मोदी सरकार के श्वेत पत्र का कांग्रेस देगी जवाब। बैठक में सोनिया गांधी के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलाया गया है बैठक में। तो राजधानी दिल्ली में कांग्रेस आज बड़ी बैठक का आयोजन करेगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं इस बैठक में सोनिया गांधी के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। जानकारी है कि ब्लैक और व्हाइट पेपर पर आज कांग्रेस चर्चा करेगी और सरकार को घेरने की रणनीति पर भी बातचीत करेगी। तो वहीं सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस लाएगी ब्लैक पेपर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से राजधानी में एक बड़ी बैठक का आयोजन करने वाली है कांग्रेस, जिस पर ब्लैक और व्हाइट पेपर भी लाएगी, और वहीं सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर लाने की तैयारी है कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब से बजट सत्र शुरू हुआ है, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है विपक्ष पर हमलावर है, और हम लोग देख रहे हैं कि एक रणनीति के तहत जो है लोकसभा चुनाव करीब है, उसकी वजह से लगातार जो है पार्टी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो अपनी बातों को बड़ी जोर शोर से कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि कल बीजेपी के बड़े नेता है उज्जैन सिन्हा, उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि बीजेपी जो है आज जो है श्वेत पत्र ला सकती है, जिसमें अपने सरकार के द्वारा किए गए 10 सालों के जो कार्यकाल में जो कार्य है उनको लेकर गिनाएगी, और विशेष तौर पर उन पर चर्चा भी करने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें विपक्ष की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो ब्लैक पेपर लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो विपक्ष केंद्र सरकार की जो रणनीति है या बात करें जो उनको लेकर जितना उनका कार्यकाल है उसको जो खामियां है उनको गिनाने की कोशिश करेंगे। और ये एक रणनीति के तहत एक बैठक की जा रही है, उसमें पहले से एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, और लगभग पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस पर एक मंथन करेगा, और उसके बाद पूरा जो है ब्लैक पेपर को लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है कांग्रेस वासियों के हिसाब से, क्योंकि एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन करने वाले हैं कांग्रेसी। बहुत शुक्रिया प्रवेश, जुड़े रहिए आप, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वही बता दें कि आज कांग्रेस एक बड़ी बैठक का आयोजन करने वाले हैं, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी, और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर किसानों का आज संसद कूच का ऐलान। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ट्रैक्टर से किसान संसद की ओर कूच करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी लगातार हो रही है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, किसानों का आज संसद कूच का ऐलान है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है, सभी बॉर्डर्स पर और सभी जगहों पर पूरी तरीके से पुलिस का जो पहरा है वो देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पिछले लगभग 2 महीने से नोएडा के जो किसान है विशेष रूप से वो एक शांतिपूर्ण तरीका नोएडा में कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका जो विवाद है वो नोएडा प्राधिकरण के साथ है। उनकी जमीन को एक्वायर किया गया है, उनको जो मुआवजा मिलना था वो शायद कम दिया गया है, जिसको लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज के लिए किसानों की कई ऐसी संस्था है या बात करें पंचायत है जिन्होंने आज आह्वान किया था कि वो दिल्ली जंतर मंतर पहुंचने के लिए एकत्रित होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज लगभग 12 बजे का समय दिया गया है नोएडा में, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसानों को पहुंचने की अपील की गई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नोएडा में धारा 144 लगाकर किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके उसको रोकने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विशेष रूप से जो यातायात की बात करें, जो रूट की बात करें, उनको डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने विशेष रूप से घोषणा की है कि अगर उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया तो कहीं ना कहीं वो चिल्ला बॉर्डर जो यूपी और नोएडा के बीच में पड़ता है उसको पूरी तरीके से अपने ट्रैक्टरों के जरिए बंद कर देंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर किसानों का ये गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि बताया जा रहा है धारा 144 नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लागू कर दी गई है, तो इस लिहाज से यहाँ पर क्या कुछ सख्ती बरती जा रही है? क्या लोग निकल पा रहे हैं यहाँ पर बाहर? आम लोगों के लिए भी कोई सख्ती है या फिर सिर्फ किसानों को लेकर ही यहाँ पर पुलिस अलर्ट है? किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि किसानों के ट्रैक्टर की जो बात की जा रही है उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर वहां पर मौजूद होंगे या पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं किसान अपना हुजूम लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और वो जंतर मंतर पर आज पहुंचना चाहते हैं। और जो उनकी योजना है उस योजना के तहत मैं आपको बता दूं, किसान महापंचायत जो संघ है उनके अध्यक्ष है खलीफा, उन्होंने विशेष रूप से ये कहा है कि अगर हमारे एक भी किसान को दिल्ली पुलिस हो या नोएडा पुलिस हो उन्होंने जाने से रोकने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं किसान जो है वहीं पर अपना धरना देंगे और ट्रैक्टर लगाकर चिल्ला बॉर्डर को पूर्णतः बंद कर देंगे ताकि किसी की भी आवाजाही ना हो सके। लेकिन दिल्ली पुलिस हो चाहे नोएडा पुलिस हो, दोनों मुस्तैद है। धारा 144 की वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस की ज्यादा सख्ती देखी जा रही है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बॉर्डर भी दिल्ली पुलिस ने अपनी छावनी में तब्दील कर दी है। बिल्कुल, साफ तौर पर पूरी तरीके से बॉर्डर्स छावनी में तब्दील हो चुके हैं। प्रवेश, ये भी जानना चाहेंगे कि किसान इस धरना प्रदर्शन में कह सकते हैं या फिर जो भी उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे लेकर पहुंच रहे हैं? इनकी क्या मांगे हैं? देखिए पिछले 2 महीने से किसान लगातार नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ लगभग 81 गांव बताए जा रहे हैं जो उनके खिलाफ एक प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो 81 गांव के किसान है, नोएडा प्राधिकरण ने उनकी जमीन को एक्वायर किया है और जो बात करें मुआवजा की वो बहुत कम दिया है। इसी वजह से लगातार किसान अपना विरोध कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो उनकी बातें हैं या मांग है वो सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार उसमें संज्ञान ले ताकि उनको उचित मुआवजा मिल सके। किसानों की साफ तौर पर मांगे, जमीन एक्वायर करते वक्त जो बातें बोली गई थी या साफ तौर पर कहूं कि जो मुआवजा देने की बात की गई थी उससे मुआवजा कहीं ना कहीं किसानों को कम दिया गया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहां पर मुआवजे को लेकर गुस्से में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं किसान। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवेश, और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर ट्रैक्टर से किसान संसद की ओर करेंगे कूच। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ में प्रवेश देखिए अधिक जानकारी साझा करते नजर आए। हमारे साथ में नोएडा से हमारे संवाददाता मुनिंद्र भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे कि आखिर क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, आज कितनी अलर्ट पुलिस नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर किसानों का प्रदर्शन आज देखने को मिलने वाला है। ट्रैक्टर से संसद की ओर कूच करेंगे किसान और किसानों की ओर से संसद कूच का ऐलान किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ट्रैक्टर से किसान संसद की ओर कूच करेंगे। मुनिंद्र शर्मा हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुनिंद्र, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है, बताया जा रहा है बॉर्डर्स को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि जो बाहरी प्रदेशों से या आसपास के जिलों के जो
किसान हैं वो प्रवेश न करने पाए और ज्यादा भीड़ ना हो पाए। क्या कुछ नजर आ रहा है आसपास, माहौल कैसा है, पुलिस की कैसी निगरानी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा, नोएडा के दोनों किसान मुआवजे को लेकर काफी समय से धरना प्रदर्शन नोएडा प्राधिकरण या बाकी प्राधिकरण को ऑफिस कर रहे हैं। तो लगातार ये तकरीबन 1.5-2 साल से इनका धरना प्रदर्शन चला आ रहा है और इसको लेकर के पिछले 4 दिन पहले ही इसके बारे में एक घोषणा की गई थी कि जो ना किसान संसद पे 8 फरवरी को कूच करेंगे। तो इसको लेकर के जो अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा का पूरा जो बॉर्डर है, जिसको चिल्ला बॉर्डर कहा जाता है, ये नोएडा से दिल्ली की तरफ जाता है। तो चिल्ला बॉर्डर के को पूरा तरीके से सीज किया गया है। फिलहाल पुलिस को अगर देखा जाए तो पूरी पीएसी और बाकी जो पुलिस के जो दल हैं उनको लगाया गया है। पूरी छावनी के तौर पे एक तरीके से बॉर्डर को तब्दील कर दिया गया है। और सिर्फ बॉर्डर को ही नहीं, नोएडा प्राधिकरण और बाकी जो अन्य इलाके हैं, जो सेंसिटिव इलाके हैं, उन सभी पे आज पुलिस की काफी कड़ी निगरानी है, काफी कड़ा पहरा है। पीएसी की काफी अलग बटालियन लगाई गई है, काफी सारे रास्तों को आज डाइवर्ट किया गया है। और अगर बात की जाए नोएडा के किसानों के आंदोलन की वजह की, तो आपको बताना चाहूंगा कि 2015 के आसपास का इनका एक करार है नोएडा प्राधिकरण से, जो कि इनके मुआवजे को लेके था। और ये मुआवजा जो था बेसिकली जो इन्होंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल सेक्टर्स बनाए हैं, कि रेजिडेंशियल सेक्टर्स प्राधिकरण ने इनको कहा था कि ये कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सेक्टर होंगे और इन सेक्टरों में इनके लोगों को स्पेशली वरीयता दी जाएगी और काफी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन समय आते ही प्राधिकरण अपने वादे से मुकर गया और उसको लेकर के ये किसान काफी टाइम से, तकरीबन 1.5-2 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी इनका तकरीबन प्रदर्शन रहा, बीच में बंद हुआ, फिर से दोबारा से हुआ और ये पिछले तकरीबन 15-20 दिन से लगातार यहाँ पे नोएडा प्राधिकरण के ऊपर हैं। तो आज 8 फरवरी को संसद कूच का इनका पूरा एक घोषणा थी और उसको लेकर के जो नोएडा के किसान है, ग्रेटर नोएडा के किसान है, तकरीबन 84 गाँव के किसान है, सारे के सारे आज संसद में कूच करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से खास पहरा कर रखा है तो कहीं ना कहीं पुलिस और इनके बीच में भी झड़प हो सकती है। हालांकि बाहरी जो प्रदेश है, आसपास के जिले हैं, यहाँ से आने पर रोक भी लगा दी गई है, धारा 144 भी लागू कर दी गई है। मुनिंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि जो आम जनता है जो बाहर सड़कों पर अपने काम के चलते निकल रही है, क्या उसके लिए भी कोई सख्ती है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम जनता इस धरना प्रदर्शन से लगातार परेशान चल रही है। कई बार प्राधिकरण पे लोग जाते हैं, वही परेशानी होती है। जो नोएडा के जो हाईवेज हैं, कई बार इससे जाम होते हैं और जो डीएनडी रोड है वो अक्सर जाम होता है। उसके बाद जो पीछे का महामाया फ्लाईवे के नीचे का पूरा सड़क है, पूरी की पूरी जाम रहती है। और कई ऐसे मार्ग हैं जो कि इस धरना प्रदर्शन के चलते इफेक्टिव है। तो लोगों के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि लोग आज बहुत परेशान रहेंगे। अगर दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से नोएडा, नोएडा दिल्ली जाने वालों की संख्या काफी बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। तो आप ये मान के चले कि इनके लिए आज बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है, वो किस तरीके से वहां से निकलेंगे और कौन कौन से रूट को यूज करेंगे। जी ठीक है। और मुनिंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो रूट मैप है वो कोई तैयार किया गया है? आम जनता को परेशानी ना हो, सड़कों पर अगर ये किसान पहुंचते हैं, भीड़ होती है, तो ऐसे में कोई रूट मैप तैयार किया गया है क्या? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे रूट्स को नोएडा पुलिस ने पहले ही डाइवर्ट किया हुआ है। जो दिल्ली से नोएडा की तरफ चिल्ला बॉर्डर वाला रूट है, इस पर लोगों को ना आने की ताकीद पहले से ही कर दी गई है। पिछले 2 दिन पहले से एडवाइजरी इसकी जारी कर दी गई थी। और किसानों ने कल, क्योंकि नोएडा में बाकायदा इसका एक शक्ति प्रदर्शन किया, बाकायदा सैकड़ों गाड़ियां नोएडा के हाईवे पे या नोएडा की सड़कों पे घूमती दिखाई दी। तो पुलिस को इससे अंदाजा है और पुलिस ने इससे पहले ही आमजन को दिक्कत हो, उससे पहले ही पुलिस ने एडवाइजरी जारी की कि इनके रूट्स पे ना जाएं, रूट पे ना जाएं, चिल्ला बॉर्डर वाले रूट पे ना जाएं या हाईवे वाले रूट पे ना जाएं। तो काफी आज बड़ा अपडेट नोएडा में देखने को मिलेगा, काफी गतिरोध किसानों और पुलिस के बीच देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मुनिंद्र, हमारे साथ जोड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज किसान बड़ी संख्या में संसद की ओर कूच करने वाले हैं और किसानों की ओर से प्रदर्शन की बात कही गई थी। हालांकि सबके चलते पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी भी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा जिले के बेरला में स्थित वेदांता अस्पताल में भारी अनियमितता देखने को मिली है। शिकायत मिलने पर के न्यूज इंडिया की टीम ने जब वेदांता अस्पताल की पड़ताल की तो वहां पर एमबीबीएस डॉक्टर उपस्थित नहीं मिला, जिसकी अनुपस्थिति में अधूरा बीएमएस कोर्स किए हुए डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया। जबकि नर्सिंग नियम के अनुसार हर समय एमबीबीएस डॉक्टर का अस्पताल रहकर किसी भी आपातकालीन स्थिति में इलाज करना अनिवार्य रहता है। वहीं अस्पताल प्रबंधन के द्वारा आयुष्मान कार्ड से इलाज करने का प्रचार भी जोरों शोरों से अस्पताल परिसर में किया जा रहा है, जबकि भारत आयुष्मान से वेदांता अस्पताल से अनुबंध अभी हुआ ही नहीं है। इसके बावजूद भी आयुष्मान कार्ड से इलाज की बात कहकर लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अस्पताल में गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। इसके बाद भी जिले का स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पताल को लाइसेंस दे दिया गया है। लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए सैलरी मांगते जा रही, अब उनको लाख 2 लाख कर और इसी खबर पर स्टेट कोऑर्डिनेटर रवि सोनकर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रवि, प्राइवेट अस्पताल में बड़ी अनियमितता देखने को मिल रही है और जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी तक अनुमति नहीं मिली और लाइसेंस दे दिया गया है, ऐसे में क्या अब एक्शन लिया जाएगा? जबकि न्यूज इंडिया के कैमरे पर जो सच है वो निकलकर सामने आया, इसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाना है? क्योंकि आपको बता दूं कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि वेदांता अस्पताल में कई समय में एमबीबीएस डॉक्टर वहां पे समय पे नहीं मिलते। उनके अनुपस्थिति में बीएमएस की डिग्री, जो अधूरी डिग्री जिनके पास है, वो मरीजों का इलाज करते हुए पाए जाते हैं। जब हमने इस बात की पड़ताल की तो वहां पे हमने भी ये बात को सही पाया कि जिस समय जब हम पहुंचे तो वहां पर भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिला, जबकि नर्सिंग एक्ट के अनुसार हर समय आपातकालीन स्थिति में भी एक एमबीबीएस डॉक्टर का रहना अनिवार्य रहता है। परंतु वहां पर नियमों को ताक में रखते हुए एमबीबीएस डॉक्टर नहीं पाया गया और उनकी अनुपस्थिति में बीएमएस डॉक्टर, बीएमएस भी नहीं कह सकते, जो कि बीएमएस की अधूरी डिग्री लेकर जो वहां पे इलाज करते हुए पाए गए। आपको बता दूं कि वहां पर ना ही पार्किंग व्यवस्था है, जिसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का अमला भी संदेह के घेरे में नजर आता है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जो फायर सेफ्टी जो उपकरण जो वहां पे रहने चाहिए थे, फायर सेफ्टी से उपकरण तो वहां पे जरूर पाया गया, पर वहां पे जो मान्यता जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से जो मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं पाए गए। तो कहीं ना कहीं भारी अनियमितता वहां पे पाई गई। दूसरी ओर आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड का प्रचार वहां पे जोरों शोरों से किया जा रहा था, परंतु कहीं वहां पे भारत आयुष्मान योजना से कहीं भी अस्पताल का अनुबंध नहीं पाया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लोगों को ठगने की स्थिति सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं लोग, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में लोग पहले अस्पताल की ओर रुख करते हैं, परंतु जब वहां पे एक भरोसा उनके साथ रहता है कि आयुष्मान योजना के तहत हमारा इलाज होगा, परंतु जब वहां पे इलाज जब भर्ती करा दिया जाता है और उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे आयुष्मान नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं वो कर्ज लेने की स्थिति मरीजों के परिजनों को उत्पन्न होती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है, क्योंकि बड़ी बात है कि अगर वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में जो प्रशिक्षु लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके द्वारा इलाज किया जाता है, जो लोगों की जान के लिए जोखिम भी ला सकता है। शुक्रिया आपका रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्राइवेट अस्पताल में बड़ी अनियमितता देखने को मिली है, अहम खबर आपको हम बता रहे थे और के न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर जब जायजा लिया तो असली सच निकलकर सामने आया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नए एसपी संतोष सिंह ने मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वो प्रदेश के बिलासपुर जिले में पदस्थ थे। बता दें कि साल 2011 बैच के आईपीएस अफसर संतोष सिंह को आईएससीपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने महासमुंद जिले में एसपी पद पर रहते हुए नशे के खिलाफ में नजात अभियान चलाया था, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। जानकारी के अनुसार एसएसपी संतोष सिंह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अफसरों ने उनकी अगुवाई की, वहीं जवानों ने सलामी दी। चार्ज लेने के तुरंत बाद ही एसपी संतोष सिंह एक्शन में दिखे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को 2 टूक निर्देश दिए हैं कि राजधानी में पुलिस का खौफ अपराधियों में दिखना चाहिए। सरकार ने मुझे राजधानी में पुलिसिंग करने के लिए
मौका दिया है, जिसमें मेरी कोशिश ये होगी कि जो सरकार की प्रायोरिटीज़ है, प्राथमिकता है, उस पे पुलिस काम करे। जिसमें सबसे बड़ी पुलिस से रिलेटेड प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसको बेहतर करने की हम लोग की कोशिश होगी। गुंडा एलिमेंट, बदमाश, उस पर सख्ती, और आम लोग जिनको पुलिस की मदद की ज़रूरत रहती है, जो प्रार्थी हम पुलिस के पास आते हैं, उनकी मदद की जाए। कल ही मैंने थाना प्रभारियों की मीटिंग में भी ये बहुत ही स्पष्ट कहा कि हमें बदमाशों के खिलाफ तो कार्रवाई करनी है, लेकिन बाकी लोगों के साथ हम लोग को व्यवहार सुधारने की ज़रूरत है, उनकी बातों को सुनना है। बेसिक पुलिसिंग पे जोर रहेगा, जिसमें क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन जो हमारा मेन काम रहता है, उस पर हम लोग क्वालिटेटिव जांच करके अपराधियों को सजा दिलाए, ऐसी हम लोग की कोशिश रहनी चाहिए। जिले में ट्रैफिक पे भी काम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक समस्या जो नशे की समस्या है जिले में, जो मैं अभी दूसरे जिले में भी नशे पे एक अभियान चलाता रहा हूँ, निजात अभियान, जिसके बड़े अपराधों पे में कमी के रूप में सकारात्मक रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ भी ये अभियान हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें कार्रवाई बड़ी संख्या में करते हैं, साथ साथ लोगों को जोड़ के जागरूकता का भी अभियान चलाते हैं। ये आने वाले समय में हम लोग बहुत तेजी से ये अभियान चलाएंगे, ताकि नशे के कारोबार पर रोक लग सके, साथ ही साथ उससे जुड़े अपराधों में भी कमी लाई जा सके। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है वाराणसी से, जहां पर आज वाराणसी के दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जी दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे अखिलेश, और संकट मोचन मंदिर के महंत की माता का निधन हुआ है। महंत की माता के निधन पर घर जाकर शोक व्यक्त करेंगे और चंदौली के पूर्व एमएलए सुपुत्र के विवाह में भी शामिल होंगे। वाराणसी लोकसभा के प्रभारी सुरेंद्र पटेल के घर भी जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, जहां पर महंत की माता के निधन पर घर जाकर शोक व्यक्त करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, 17 महानगरों को सोलर सिटी बनाएगी योगी सरकार। अयोध्या, वाराणसी को भी सोलर सिटी बनाएगी सरकार। महानगरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करेंगे। ग्रामीण इलाकों को भी सोलर ग्राम के रूप में विकसित करेंगे। प्रदेश में पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रही अयोध्या, 40 मेगावाट में अब तक 16 मेगावाट का ऊर्जा का उत्पादन शुरू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण इलाकों को भी सोलर ग्राम के रूप में विकसित करेंगे। तो ग्रामीण इलाकों को भी सोलर ग्राम के रूप में करेंगे विकसित। महानगरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ग्रामीण इलाकों को भी सोलर ग्राम के रूप में विकसित करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी।